नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय कक्षा 12 की इतिहास हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की। और पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है 9 क्लासों के अंदर। दूसरा अध्याय 10वीं क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे अध्याय की 11वीं क्लास यानी दूसरे अध्याय की दूसरी क्लास यानी 11वीं क्लास सीरियल से चलेंगे अपन। तो दूसरी क्लास है दूसरे अध्याय की 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर इतिहास पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपदों में मगध मगध सबसे महत्वपूर्ण। इसके बारे में बात करते हैं। 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व उल्टी गिनती चलती थी तो 6ठी शताब्दी से लगाकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध, जो वर्तमान में आधुनिक बिहार के अंदर है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यानी 16 महाजनपद में अगर शक्तिशाली महाजनपद था तो वो था मगध, जो वर्तमान में बिहार के अंदर है। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी थी, यानी मगध के महाशक्तिशाली होने का कारण यह है कि यहाँ पे उपज अच्छी होती थी। दूसरी चीज ये थी कि लोहे की खदानें पर्याप्त मात्रा में हैं, क्योंकि आधुनिक जो झारखंड है पहले बिहार का हिस्सा था, जहाँ से लोहे की खदानें यानी लोहा निकलता था और हथियार शस्त्र वस्त्र बनाने के लिए राजा महाराजों को हथियार चाहिए, तो हथियार भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे और जंगल वाले इलाके, जो झारखंड वाला इलाका बिहार के अंदर था, वर्तमान में झारखंड अलग राज्य बन गया है, लेकिन उस जमाने में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो यहाँ पे जंगली हाथी भी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। यानी हाथी का प्रयोग सेना के रूप में किया जाता था, हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध किया जाता। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियां, यानी बड़ी नदी सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी गंगा नदी सबसे बड़ी नदी थी और उसकी उपनदियां यानी जो छोटी छोटी नदियां गंगा में आके समाहित हो जाती थी यानी मिल जाती थी। आवागमन का सस्ता और सुलभ होता था, यानी आवागमन का साधन स्थल मार्ग भी होता था और जल मार्ग नदियों के अंदर जहाज या नावों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को लाना ले जाना, आयात निर्यात का काम, यात्रा का काम सुगमता से हो जाता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के जो लेखक है उन्होंने अधिकतर कारण कुछ और बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत शक्तिशाली थे। आपके प्रश्न बनता है कि मगध के 3 महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक कौन कौन थे, तो उनके नाम आप लिख ले, कॉपी में अंडरलाइन कर ले। एक तो थे बिंबिसार, एक अजातशत्रु और महापद्मनन। ये तीनों महत्वपूर्ण शासक थे मगध के और प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे, क्योंकि इन्होंने मगध के साम्राज्य की उन्नति में अपना योगदान दिया और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम, यानी राजगाह यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन करके आप लिख ले कॉपी में कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राजगाह या राजगीर मगध की राजधानी थी, यानी प्रारंभिक राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर होता है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है, इसको भी अंडरलाइन करके आप लिख ले कि पाटलिपुत्र को मगध के शासकों ने राजधानी कब बनाया, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, पटना कहते हैं, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। यानी पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के किनारे, यानी बिहार जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ था, आवागमन का साधन शानदार था। राजगीर के किले की दीवार अपन बता सकते हैं, चित्र के अंदर देखिए ये दीवार दे रखी है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, भाषा और लिपियां। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको कॉपी में अंडरलाइन करके लिख ले महत्वपूर्ण करके। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, यानी अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। प्राकृत भाषा होने का कारण ये है कि जनसाधारण की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी, जिसकी वजह से अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में, जिसको हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। पश्चिम और उत्तर वाले हिस्से में अभिलेख जो मिले हैं अधिकतर वो अरामाइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, यानी प्राकृत भाषा के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि में। जबकि पश्चिमोत्तर के अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। तो खरोष्टी लिपि है और प्राकृत क्या है, भाषा। भाषा यानी बोली जाती है और लिपि यानी लिखी जाती है। तो लिखने का तरीका, तो अधिकांश अभिलेख किस में है, प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि। और पश्चिमोत्तर की है अरामाइक
भाषा है, यूनानी भाषा है और खरोष्टी लिपि है। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान मिले अभिलेखों में किया गया। इसको भी अंडरलाइन करके आप लिख ले कि अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग कौन से अभिलेखों में मिलता है, तो अफगानिस्तान के अभिलेख में मिलता है। आगे बात करते हैं आरंभिक साम्राज्य की। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में। इसको भी आप लिख ले, अंडरलाइन कर ले। उसके पुत्र अशोक ने, जिन्हें प्रारंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी, यानी कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा के अंदर है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। उनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतः मूर्तिकला। यानी मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां ऐसे मिली है जिनके ऊपर बहुत सारी भाषा में, विभिन्न प्रकार की भाषा में अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण है तो समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्धि हुई है। समकालीन रचनाएं यानी जिस समय अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे उस समय लेखकों ने अधिकतर अपनी रचनाएं लिखी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? यूनानी मेगास्थनीज या मेगास्थनीज यूनानी राजदूत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रश्न कैसे भी हो आपको उत्तर आना चाहिए, तो इसको अंडरलाइन करके लिख लिया आप कॉपी में। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध है। एक स्रोत जिसका उपयोग किया जाता है वह अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र जिसकी रचना चाणक्य ने की थी और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी थी। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने अर्थशास्त्र की जो राजनीति से संबंधित किताबें की रचना की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी सभी ग्रंथों में मिलती है, जैन ग्रंथ में, बौद्ध में और पौराणिक यानी पुराणों में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी लेकिन पत्थर और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख अधिकतर पत्थर के और स्तंभों पर मिले हैं, सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले कि कौन से अभिलेख अशोक के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पत्थरों पर, स्तंभ लेप पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। यानी स्तंभों पर लिखवाने वाला पहला शासक अशोक ही था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। यानी धम्म का प्रचार किसने किया? सम्राट अशोक ने। ये देख सकते हैं आप, जो सारनाथ से प्राप्त हुआ है चिन्ह, जिसमें 4 शेर मुंह सटाए, यानी अलग अलग चारों दिशा मुंह करके खड़े हुए हैं। तो 3 आपको दिख रहे हैं, पीछे वाला दिखेगा नहीं क्योंकि 4 शेर हैं ये, और नीचे उल्टा कमल का फूल दे रखा है जिसको शीर्षसी कहते हैं। आगे बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यहाँ से प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे? 5 थे। एक तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। 4 प्रांतीय केंद्र थे। प्रांतीय केंद्र में तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर, यानी वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिम से लगाकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे, यानी अशोक के संदेश मिलते हैं। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल बड़े विविध प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्र थे। कहाँ? अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ? उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यानी अफगानिस्तान पहाड़ी वाला इलाका आ गया और उड़ीसा जो है समुद्र के किनारे वाला इलाका आ गया, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास का। ये संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी इसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, उज्जैनी जिसको उज्जैन कहा जाता, वर्तमान में दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे।
अब यहाँ से प्रश्न बनता है आपके कि अशोक के समय में महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। तो तक्षशिला और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी महत्वपूर्ण लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग थे। जबकि सुवर्णगिरी नाम इसका पड़ता है सोने के पहाड़, सुवर्णगिरी यानी जहाँ सोना निकलता है, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था, यानी कर्नाटक के अंदर सोना निकाला जाता था। नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं अपन कौन सा स्थान कहाँ पे। इस नक्शे को आप तैयार कर ले, और बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नक्शा है। जैसे कंधार दे रखा है, कंधार यानी गांधार जो वर्तमान में गांधार है, गांधार के अलावा मानसेरा दे रखा है, शाहबाजगढ़ी दे रखा है और तक्षशिला दे रखा है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कालसी दे रखा है, टोपरा और बहपुर ये उत्तर प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरठ जो दे रखा है दिल्ली के आसपास वाला, बेराट और बाबरू जो राजस्थान के अंदर अधिकतर, उज्जैनी मध्य प्रदेश में वर्तमान में, गिरनार जो गुजरात के अंदर है, सोपारा महाराष्ट्र के अंदर है, सांची का जो स्तूप की बात करते हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर है, कौसाम्बी, सारनाथ और अहोरा ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, सहसराम उत्तर प्रदेश के अंदर है, और रुमंडई जो अभिलेख है वो नेपाल के अंदर से मिला है, रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़ और लोरिया अर्राज बिहार के अंदर से। इस नक्शे में आपको आराम से डिटेल से जानकारी, जैसे महाशिलालेख जो रेड कलर के दे रखे त्रिभुज, लघु शिलालेख चौकुट दे रखे हैं आपको, और स्तंभ अभिलेख जो दे रखे हैं वो गोल गोल बिंदी वाले दे रखे थे। इस प्रकार से नक्शे को आप तैयार कर सकते हो। नक्शा बड़ा शानदार दे रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था, यानी स्थल और जल मार्ग दोनों महत्वपूर्ण थे। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह महीनों का समय लगता था, यानी पैदल यात्रा करते थे या पशुओं के माध्यम से, यानी यात्रा लंबी दूरी की होती थी। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रही थी, यानी सेना हमेशा साथ रहती थी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाता है, यानी मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति, यानी एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक काम नौसेना का संचालन करना था। नौसेना यानी समुद्र के अंदर जिस सेना, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, और चौथी का काम अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार, पांचवी का रथारोही यानी रथ सवार, और छठी का काम था हाथियों का संचालन करना। यानी 6 प्रकार की उप समितियां थी। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, उपकरण यानी हथियार ढोने के लिए, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना था, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म प्रचार द्वारा भी किया, यानी धर्म के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। जैसा कि हमने सभी अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण सार्वभौमिक थे। धम्म यानी नैतिक सिद्धांत, धर्म अलग है और धम्म अलग है। धम्म यानी नैतिक सिद्धांत, अच्छा आचरण करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस प्रकार से। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में है, इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो ये आपके यहाँ से प्रश्न बनता है कि धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई। तो सम्राट अशोक के द्वारा। आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। यानी खुदाई में बहुत सारी सामग्री मिली जिनमें मौर्यकालीन मूर्तियां बहुत शानदार गजब की थी, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है, जिसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक बहुत शक्तिशाली, यानी अशोक के पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी अन्य राजाओं के मुकाबले, परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं के अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम से बड़ी उपाधियां जोड़ते हैं। विनीत यानी नम्र, इसलिए उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। यानी अशोक महत्वपूर्ण शासक था, जो शक्तिशाली भी था और विनम्र भी था। बात करते हैं अपन सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। सम्राट के अधिकारी जो थे क्या क्या कार्य करते थे। मेगास्थनीज का एक विवरण यानी यूनानी लेखक का विवरण है, एक अंश दिया गया। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख, भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों के उपनहरों के लिए छोड़ी जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते। एक बड़ी नहर जिसके अंदर से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती, उनको उपनहर कहा जाता था, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके।
यानी पीने के पानी की व्यवस्था और सिंचाई के लिए। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली भी करते हैं। बहुत सारे अधिकारी कर वसूल करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का निरीक्षण भी करते हैं। अब उससे बाद आगे बात करते हैं। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप यानी भारत के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे, यानी कुल मिला के 150 साल से अधिक नहीं चल पाया। उसका क्या कारण था? तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद सेना के लिए हाथी पकड़ना, यानी सेना के लिए हाथी पकड़ना, इस डिटेल से बात करते हैं। अर्थशास्त्र, यानी जिसकी रचना चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के लिए उपाय के बारे में इसमें लिखा गया है, जैसे हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। यानी ये आप निकले, अंडरलाइन कर ले कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, बहुत बड़ी संख्या थी, 30,000 घुड़सवार यानी 30,000 घोड़े, 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी यानी बहुत बड़ी संख्या थी। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्ति मानते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के भी मानते हैं। इस प्रकार से जानकारी हमको मिलती है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, दूसरे अध्याय की तीसरी क्लास में, यानी क्लास नंबर 12 में मिलते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्लास। थैंक यू।